हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे आपकी यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथियों आपकी डेली बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा साथियों। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को देखा जाएगा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का क्या बोलते हैं लिंक मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम डेट की बात है, 6 और 7 सितंबर को आपका जो है एग्जाम है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से प्यार से देखिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए, बुद्ध को परिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में, कुशीनगर में, राजगीर में या वैशाली में? बताइए। तो बुद्ध को परिनिर्वाण आपका प्राप्त हुआ था साथियों कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ क्या, हाँ या ना? जन्म इनका जो है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। ठीक है, परिनिर्वाण इनको जो है मतलब जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, उसको परिनिर्वाण कहा गया। तो परिनिर्वाण जो है इनको कुशीनगर में, ठीक है। और प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य रिक्त स्थान ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, किसने? बताइए। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य, ठीक है, रिक्त स्थान ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, किसने? पल्लव ने, गुजरात ने, कदम्ब ने या हुडो ने? किसने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हुडो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को। गुप्त वंश के पश्चात ईसा की 6ठी सदी के मध्य हुडो ने जो है पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और हुडो जो है खानाबदोश लोग थे। ठीक है, रिक्त स्थान निर्णायक था और इनके उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। रिक्त स्थान जो है निर्णायक था, इसने जो है उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। कौन सी लड़ाई जो है निर्णायक थी? तो आपका राइट आंसर हो सकता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो आपका 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तराइन के इस युद्ध को जो है भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्लियर सभी को। और इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। इस विजय के उपरांत जो उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर प्रश्न। 1206 ईस्वी में रिक्त स्थान ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी, किसने? बताइए, 1206 ईस्वी में किसने जो है भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी? तो 1206 ईस्वी में आपका राइट आंसर है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में तुर्की शासन की नींव रखी थी। क्लियर सभी को। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर प्रश्न, क्या देगा? पानीपत का प्रथम युद्ध रिक्त स्थान के बीच लड़ा गया था, किसके किसके बीच? बताइए। पानीपत का पहला युद्ध जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी तथा बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है नेतृत्वहीन आंदोलन था? बताइए, उसका कोई नेता नहीं था।
कौन सा आंदोलन जो है आपका नेतृत्वहीन आंदोलन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आपका नेतृत्वहीन आंदोलन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 7वां नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश। गांधी जी ने किसको जो है साबरमती आश्रम से दांडी, अच्छा, गांधी जी ने रिक्त स्थान को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था, कब? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा। ठीक है, गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती से आश्रम से जो है दांडी की ओर चलना शुरू किया था। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, इनके साथ जो इनके 78 अनुयायी भी साथ गए थे नमक कानून के तोड़ने के लिए। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया था? बंगाल का विभाजन आपका घोषित किया गया था साथियों 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर सभी को? बंगाल का विभाजन आपका 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर दीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? बताइए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सतारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, सतारा जो है पहली भारतीय रियासत थी जिसे 1848 ईस्वी में विलय नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका जयपुर, फिर संबलपुर, फिर बाघर, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये जो है लाइन से अपने बाद में हो गए थे विलय नीति के शिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10वां नंबर, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बताइए, कस्तूरबा गांधी, भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो 1857 में आपकी थी बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी आपकी बेगम हजरत महल थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 11 नंबर, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? बताइए, अनुमानित हमसे पूछा है। तो पृथ्वी का हिस्सा जो आता है साथियों आपका 2.4% के आसपास आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को? भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है, सॉरी, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो हिस्सा आता है 2.4% है। ठीक है, अनुमानित दिया गया है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? बताइए, सफेद रेगिस्तान जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर प्रश्न, दिया गया है, पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? बताइए, निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में कौन सा भारतीय शहर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे रायपुर शहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 14 नंबर प्रश्न, पूछा गया आपका, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या? बताइए, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का जो रंग है लाल होने का कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी के लाल रंग होने का कारण उसमें उपस्थित आपका फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर, डिगबोई खानों में निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया? बताइए, डिगबोई खानों में कौन सा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो डिगबोई खानों में आपका जो है प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? बताते हुए चलिए आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न है, पूछा गया आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पे कृषि आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में
कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, क्लियर सभी को। बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में से कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 97, एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? बताइए। उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है साथियों आपका यू ओनली नीड वन, यानी कि योनो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसबीआई ने देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म पेश किया है जो लाइफ स्टाइल और बैंकिंग सर्विस को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, एसबीआई ने यूनो यानी कि यू ओनली नीड वन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए पेश किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? बताइए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो यह है साथियों आपका 2 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है जोखिम कवरेज आपका 2 लाख का है। ठीक है, ये योजना का आरंभ जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके एम बी शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। काले धन पर विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी जिसने 3 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, इसके अध्यक्ष आपके एम बी शाह थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बताइए कितने शहर को? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों 8 शहरों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, केंद्रीय महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के अंतर्गत 8 शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? बताइए लोकतांत्रिक देश कौन सा नहीं है? अमेरिका, चीन, श्रीलंका या भारत? तो लोकतांत्रिक देश आपका जो है यहाँ पे चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अमेरिका, चीन और भारत आपके लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन आपका लोकतांत्रिक नहीं है, आपका जनवादी गणराज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 22 नंबर। आपातकालीन या आपदाओं के मामलों में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर साथियों आकस्मिक निधि का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 23 नंबर। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित? बताइए राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वामपंथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी है। क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी राजनीतिक दल है जिसका राजनीतिक स्पेक्ट्रम वामपंथी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या देगा? राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? बताइए राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? तो देखिए यह है आपके सिक्किम से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। प्रेम सिंह तमांग का संबंध आपका सिक्किम से है। वे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के संस्थापक हैं जो सिक्किम की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या देगा? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपका वर्ष 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन आपका वर्ष 1951 में किया गया था। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 भाग 20 में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है 26वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? बताइए, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को आपका विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। आपका 27 नंबर, वायु के संपर्क में आने पर चांदी रिक्त स्थान के बनने के कारण काली पड़ जाती है। क्या बनने के कारण काली पड़ जाती है चांदी? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो Ag2S। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। वायु के संपर्क में आने पर चांदी का रंग जो है काला हो जाता है, क्योंकि वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S चांदी के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S बनाता है। ठीक है, जो चांदी के ऊपर एक परत के रूप में जम जाती है तथा इसका रंग जो है काला पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 28वां प्रश्न, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, तो देखिए, कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे सही कहते हैं। दोनों तंतु प्रति समानांतर चलते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक 34 डिग्री पर एक पूर्ण घुमाव होता है, ये भी सही दिया गया है। तो तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही है, तो चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ के द्वारा जो है साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है, वाला कथन आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उनतीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से जन्मजात रोग जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रिया रोधी चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित में से जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रिया रोधी चुनिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अमाशय में अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रिया रोधी अमाशय में अम्ल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 30 नंबर, एक भ्रूण जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त है रिक्त स्थान से विकसित होगा। तो इससे क्या विकसित, अगर एक्स गुणसूत्र आया तो क्या विकसित होगा? तो आपका राइट आंसर होगा लड़की विकसित होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, निषेचन के दौरान यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड को निषेचित करता है तो संतान में गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी एक्स एक्स होगी, जिससे बनने वाली संतान आपकी लड़की होगी। ठीक है, अगर वहीं पे वाई आता तो आपका लड़का हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 नंबर, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है? बताइए, मतलब पिच की जो दूरी होती है कितनी लंबी होती है? पिच हमसे ये पूछा है, तो पिच जो है आपका 22 गज का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य जो है 22 गज की दूरी होती है। दोनों छोरों पर लगने वाले स्टंपों की संख्या आपकी 6 6 होती है। ठीक है, इस खेल में प्रत्येक टीम में आपके 11 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें आपकी बाउंड्री की लंबाई आपकी लगभग जो है 70 गज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस आपका जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका जो है 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। एक तो सामने दिया गया है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस आपका जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन। ठीक है,
क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर। कौन सा गीत जो है राधा और कृष्ण के देवताओं का गुणगान करता है, बताइए। कौन सा गीत जो है राधा और कृष्ण के देवताओं का गुणगान करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर हो गया इसका? रसिया गीत जो है राधा और कृष्ण के देवताओं का गुणगान करता है। ठीक है, इसमें राधा तथा कृष्ण के अनुपम स्वरूप का वर्णन किया जाता है। रामलीला में राम के जन्म से लेकर जो है रावण वध तक की घटना का नाट्य रूपांतर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 नंबर प्रश्न। क्या देगा? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह? तो आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न। ठीक है, सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? बताइए। सतलुज यमुना नहर का जो विवाद है किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पंजाब राज्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर हो उसके बारे में? सतलुज यमुना नहर विवाद आपका पंजाब हरियाणा राज्य के मध्य है। ठीक है, इस विवाद की शुरुआत आपकी 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के समय हुई। ठीक है, जिसके अंतर्गत हरियाणा एक आपका स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, इस नहर की कुल लंबाई आपकी 212 किलोमीटर है। यह विवाद आपका वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है, चल रहा है वहां पे सर्वोच्च न्यायालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66 नंबर। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइए। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण आपका हुआ था साथियों 1945 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है इसके बारे में? चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। बाकू किस देश की राजधानी? बताइए। बाकू जो है किस देश की राजधानी? तो बाकू जो है आपकी अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर होगा? बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 68 नंबर। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कनाडा, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 है 69 नंबर। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में? बताइए। किस यूएन एजेंसी का जो मुख्यालय है पेरिस में? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यूनेस्को का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। यूनेस्को एजेंसी का मुख्यालय आपका पेरिस में है। ठीक है, चलिए अगला आपका 70 नंबर आखिरी क्वेश्चन बताइएगा। राइट आंसर। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो आपका हुआ था साथियों 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है को? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो गठन है आपका 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।